हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एसटी ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग सिविक्स का आज 7वां प्रैक्टिस सेट देखेंगे जो आपके जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इसके पहले का सभी प्रैक्टिस सेट आप लोग देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, जो आपके एग्जाम के जैसे सारे प्रैक्टिस सेट को तैयार किया गया है। और वहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर पेपर भी मिल जाएगा, जाकर के आप लोग प्रश्न पत्र को भी देख सकते हैं। तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पितृसत्तात्मक परिवार का आधार था। तो पितृसत्तात्मक परिवार का आधार क्या था? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अस्थायी विवाह और गोत्र संबंध, ये दोनों था। ठीक है, पितृसत्तात्मक परिवार का जो आधार था अस्थायी विवाह और गोत्र संबंध दोनों था। ठीक है, और पितृसत्तात्मक सिद्धांत किसने दिया था? तो सर हेनरी मैन ने दिया था। इसको भी आप लोग याद रख सकते हैं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विधिक संप्रभुता के पीछे राजनीतिक संप्रभुता रहती है जिसके सामने कानूनी प्रभुसत्ताधारी को झुकना पड़ता है, किसने कहा था? तो ये कहा था डाइसी महोदय ने। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। डाइसी ने कहा था विधिक संप्रभुता के पीछे राजनीतिक संप्रभुता रहती है जिसके सामने जो है कानूनी प्रभुसत्ताधारी को झुकना पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, संप्रभुता सिद्धांत का जनक किसको माना जाता है? संप्रभुता सिद्धांत का जनक किसको माना जाता है? तो जीन बोधा को माना जाता है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। और जीन बोधा ने जो है संप्रभुता को राज्य का प्राणतत्व भी कहा था। अगला क्वेश्चन है, बहुलवाद का जनक किसको माना जाता है? तो बहुलवाद का जनक किसको माना जाता है? तो मैटलैंड और गियर्क को दोनों को माना जाता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, गियर्क और मैटलैंड जो है बहुलवाद के जनक माने जाते हैं। और इसके समर्थक में अगर देखा जाए तो लास्की, ठीक है, लास्की, मैकाइवर, कोल, लिंडसे, ये सभी जो है बहुलवाद के समर्थक थे। और जनक में मैटलैंड, गियर्क थे। तो इन दोनों पॉइंट को याद रखिएगा। सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बहुलवाद संप्रभुता की कैसी धारणा है? बहुलवाद संप्रभुता की कैसी धारणा है? तो ये विपरीत धारणा है। ठीक है, यहाँ पे भी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बहुलवाद संप्रभुता की विपरीत धारणा है। यह सिद्धांत जो है ये राज्य की संप्रभुता के गुण को मान्यता नहीं देता है, बल्कि राज्य को अन्य समुदायों की तरह ही एकमात्र समुदाय मानता है। इसलिए जो है बहुलवाद जो है संप्रभुता के विपरीत धारणा मानी जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्रीय शासन प्रणाली के संदर्भ में किसने कहा है कि जहां विधिक संप्रभु यानी संसद राजनीतिक संप्रभु यानी निर्वाचक गुणों की इच्छा का प्रतिनिधित्व करता है? ये लोकतंत्रीय शासन प्रणाली के संदर्भ में किसने कहा था? तो ये कहा था डाइसी ने। बी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, डाइसी ने कहा था विधिक संप्रभु यानी संसद राजनीतिक संप्रभु की इच्छा का प्रतिनिधित्व करता है। अगला क्वेश्चन है, किसने राज्य को एकमात्र संस्था मानते हैं? तो ऑस्टिन, हॉब्स और बोधा। ठीक है, ऑस्टिन, हॉब्स, बोधा जो है राज्य को एकमात्र संस्था मानते हैं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। उपरोक्त तो सभी ने जो है राज्य को एकमात्र संस्था माना था। ठीक है, ऐसा बताया जाता है कि बोधा, हॉब्स, ऑस्टिन राज्य को ही एकमात्र संस्था मानते हैं जो समाज के लिए कानून बनाता है। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इन तीनों को याद रखिएगा, तीनों नाम जो है बार बार पूछ लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कानून की दृष्टि से राज्य की सत्ता अनन्य, सर्वोच्च और असीम है। इस सिद्धांत को कहा जाता है, कानून की दृष्टि से राज्य की सत्ता अनन्य, सर्वोच्च और असीम है, इस सिद्धांत को कहा जाता है। तो इस सिद्धांत को प्रभुसत्ता का एकलवादी सिद्धांत कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य स्वतंत्र मनुष्यों का शासन है। राज्य स्वतंत्र मनुष्यों पर स्वतंत्र मनुष्यों का शासन है, ये किसने कहा था? तो ये कहा था सेंट ऑगस्टाइन ने। यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
सेंट ऑगस्टाइन ने बताया था कि राज्य स्वतंत्र मनुष्यों पर स्वतंत्र मनुष्यों का शासन है। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऑगस्टाइन राज्य का सर्वप्रमुख तत्व मानता था। तो ऑगस्टाइन राज्य का कौन सा सर्वप्रमुख तत्व मानता था? तो न्याय को मानता था। ठीक है, ऑगस्टाइन जो है न्याय को राज्य का सर्वप्रमुख तत्व मानता था। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक व्यक्ति को उसके अपने अधिकार देने की निश्चित और समानता सनातन इच्छा न्याय है। फिर से देखिए, प्रत्येक व्यक्ति को उसके अपने अधिकार देने की निश्चित और सनातन इच्छा है, जो वही न्याय है। ये किसने कहा था? तो ये कहा था थॉमस एक्विनास ने। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, न्याय मानव आत्मा की उचित अवस्था और मानवीय स्वभाव की प्राकृतिक मांग है। ये किसका कथन है? न्याय मानव आत्मा की उचित अवस्था और मानवीय स्वभाव की प्राकृतिक मांग है। तो ये कहा गया था प्लेटो के द्वारा। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दास कैपिटल इनमें से किस विचारक का ग्रंथ है? तो दास कैपिटल किसका था? तो ये मार्क्स का था। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दास कैपिटल कार्ल मार्क्स द्वारा लिखी गई रचना है। इसमें जो है कार्ल मार्क्स के मूल आर्थिक नियमों का विश्लेषण किया गया है। इस पुस्तक में जो दास कैपिटल था, इसमें कार्ल मार्क्स के मूल आर्थिक नियमों का विश्लेषण किया गया है। तो यहाँ पे भी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दंड का एक सिद्धांत नहीं है? तो वितरणात्मक। ठीक है, यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आधुनिक विधि शास्त्री ने जो है दंड के 4 सिद्धांतों को मान्यता प्रदान करते हैं। पहला था प्रतिशोधात्मक, ठीक है, दूसरा था प्रतिरोधात्मक, और तीसरा था सुधारात्मक, और चौथा था अवरोधक। ठीक है, चौथा था अवरोधक। 4 प्रकार के दंड का व्यवस्था की गई थी, जिसमें वितरणात्मक इसमें नहीं था। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मनुस्मृति में कितने अध्याय हैं? तो मनुस्मृति में जो है कुल 12 अध्याय हैं। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी के आश्रम का क्या नाम है? दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी के आश्रम का क्या नाम है? तो उनके आश्रम का नाम था फिनिक्स। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने जो है 1904 में फिनिक्स आश्रम की स्थापना की थी, और जबकि वर्ष 1910 में जोहान्सबर्ग में टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना किया था। तो इसको आप लोग दोनों को याद रखिएगा। यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक की संज्ञा किसने दी थी? तो ये दिया था वैलेंटाइन चिरोल ने। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी बाल गंगाधर तिलक को भारत में अशांति का अग्रदूत कहा गया, और वैलेंटाइन चिरोल ने उन्हें भारतीय अशांति का जनक कहा था। और यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। यह नारा किसने दिया था? तो ये नारा दिया था बाल गंगाधर तिलक ने। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 1906 में कोलकाता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए दादा भाई नौरोजी ने जो है पहली बार स्वराज की मांग प्रस्तुत की थी, और तिलक ने स्वराज की धारणा को घर घर पहुंचाने के लिए जो है एक प्रभावी कार्यक्रम बनाया। उन्होंने स्वराज की स्पष्ट शब्दों में व्याख्या की थी, और वर्ष 1916 की लखनऊ कांग्रेस में तिलक ने जो है भारतीयों को यह मंत्र दिया कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। ठीक है, तो ये जो नारा दिया था ये 1916 की लखनऊ अधिवेशन में दिया था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसने बहुलवाद का समर्थन नहीं किया है? बहुलवाद का समर्थन नहीं किया है पूछा है। तो हीगल जो है बहुलवाद का समर्थन नहीं किया था। ठीक है, हीगल बहुलवाद का समर्थक नहीं था। राज्य को ईश्वर की असीम सत्ता की श्रेणी में प्रतिष्ठित करते हुए हीगल जैसे आदर्शवादी ने भी कहा था कि राज्य पृथ्वी पर परमेश्वर की अवधारणा है। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, कानून उच्च द्वारा निम्न को दिया गया आदेश है, यह किसने कहा है? कानून उच्च द्वारा निम्न को दिया गया आदेश है, यह कथन किसका है? तो ये कथन है जॉन ऑस्टिन का। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑस्टिन इंग्लैंड का विधि शास्त्री था जिसने 1832 में एक पुस्तक लिखी, ठीक है, और उस पुस्तक में जो है संप्रभुता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था और उसमें कहा था कि कानून उच्च द्वारा निम्न को दिया गया आदेश है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव चेतना स्वतंत्रता की कामना करती है, स्वतंत्रता में अधिकार शामिल है और अधिकार राज्य की मांग करते हैं, यह किसने कहा है? तो ये कहा था बारकर महोदय ने, ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बारकर ने कहा था मानव चेतना स्वतंत्रता की कामना करती है, स्वतंत्रता में अधिकार शामिल है और अधिकार राज्य की मांग करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आप लोग सही कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसने आत्मपरक तथा परात्मपरक आचरण के मध्य अंतर किया था? आत्मपरक और परात्मपरक आचरण के मध्य अंतर किसने किया था? तो जे.एस. मिल ने किया था, ठीक है। जे.एस. मिल ने जो है स्वतंत्रता से संबंधित अपनी संकल्पना, अपने प्रसिद्ध निबंध उनकी जो थे ऑन लिबर्टी, जो 1859 में आई थी, इसके अंतर्गत इसने आत्मपरक और परात्मपरक के आधार आचरण को जो है इन दोनों में अंतर बताया था। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता अतिशासन का के विरोधी है, स्वतंत्रता अतिशासन के विरोधी है, यह किसने कहा है? तो ये सीले ने कहा है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। स्वतंत्रता सभी बंधनों का अभाव है, यह कथन जो है सीले का है। अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक स्वतंत्रता आर्थिक समानता के बिना एक कल्पना है, यह किसका कथन है? आर्थिक स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता आर्थिक समानता के बिना एक कल्पना है, यह किसका कथन है? तो ये कथन है जी.डी.एच. कोल का। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जी.डी.एच. कोल ने कहा है आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता मिथक है। अगला क्वेश्चन है, पैन ऑप्टिकन निम्नलिखित में से किसका आदर्श उदाहरण है? पैन ऑप्टिकन, तो ये उदाहरण है जेल का, ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पैन ऑप्टिकन जेरेमी बेंथम द्वारा अभिकल्पित एक प्रकार का संस्थानिक भवन है। पैन ऑप्टिकन दो शब्दों से मिलकर बना है, पैन और ऑप्टिकन। पैन का मतलब होता है कैदी, ठीक है, पैन का मतलब होता है कैदी और ऑप्टिकन का मतलब होता है कैदियों पर नज़र रखने वाला यानी निगरानी करता, अर्थात कहा जाए ऐसी जगह जहाँ पर कैदियों को रखा जाता है स्थान। तो वह स्थान कौन सा होता है? जेल का होता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इन विचारकों में से कौन प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत से संबंधित है? प्राकृतिक अधिकारों से के सिद्धांत से कौन संबंधित है? तो वो है जॉन लॉक, ठीक है। जॉन लॉक ने एक पुस्तक लिखी थी, टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट। इसमें उन्होंने प्राकृतिक अधिकारों का समर्थन करते हुए कहा था कि लोग इनका उपभोग प्राकृतिक अवस्था में तो करते ही हैं, राज्य के निर्माण के पश्चात भी इन अधिकारों का उपयोग जारी रहता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसने दबाव गुटों को एक अज्ञात साम्राज्य की संज्ञा दी है? तो एक अज्ञात साम्राज्य की संज्ञा किसने दी थी? तो ये फाइनर महोदय ने दिया था, ठीक है। दबाव समूहों को इनकी कार्यशैली के कारण जो है अदृश्य सरकार कहा जाता है। फाइनर ने इन्हें अज्ञात साम्राज्य की संज्ञा दी थी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन निर्गुट आंदोलन का संस्थापक नेता नहीं है? नहीं है पूछा है प्रश्न में। तो कर्नल गद्दाफी, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। मोहम्मद अल गद्दाफी सन 1969 में लीबिया के शासक बने, उन्हें कर्नल गद्दाफी के नाम से जाना जाता है और ये निर्गुट आंदोलन के संस्थापक में सम्मिलित नहीं है। निर्गुट आंदोलन के संस्थापक थे पंडित नेहरू, मार्शल टीटो, ठीक है। तो ये सब इनको संस्थापक के रूप में देखा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय विदेश नीति में पंचशील का सिद्धांत नहीं है?
तो है यथार्थवाद, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मानव कल्याण तथा विश्व शांति के आदर्शों की स्थापना के लिए विभिन्न राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक अवस्था वाले देशों में पारस्परिक सहयोग के 5 आधारभूत सिद्धांत हैं, जिन्हें पंचसूत्र या पंचशील कहते हैं। ये सिद्धांत जो है एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता और प्रभुसत्ता का सम्मान करना, एक दूसरे के विरुद्ध आक्रामक कार्रवाई न करना, एक दूसरे के आंतरिक विषयों में हस्तक्षेप न करना, समानता और परस्पर लाभ की नीति का पालन करना तथा शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति में विश्वास रखना। गुट निरपेक्षता का अर्थ किसी भी शक्तिशाली देश के पक्ष अथवा विपक्ष में न रह करके जो है तटस्थता की भूमिका निभाना है। इसी सिद्धांत को दिया गया है पंचशील सिद्धांत में, जिसमें हस्तक्षेप पर कोई बात नहीं कही गई है। अगला क्वेश्चन है, 1985 में भारतीय प्रधानमंत्री ने एशिया में क्षेत्रीय सहयोग के लिए एक संगठन की स्थापना की। इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन किया था किसने? तो ये दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी सार्क ने। ठीक है, सार्क का पूरा नाम है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। ठीक है, दक्षिण एशियाई में के 8 देशों का आर्थिक और सामाजिक संगठन है और इसकी स्थापना जो है 8 दिसंबर 1985 को हुई थी। और इसके संस्थापक सदस्यों में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव और भूटान शामिल है। वह अप्रैल 2007 में जो है जब 14वां शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था, उसमें अफगानिस्तान इस संगठन का 8वां सदस्य बना था। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो ये काठमांडू, नेपाल में है। तो सारे पॉइंट को याद रखिएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लूट पद्धति निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है? तो ये नाम है संरक्षक नौकरशाही का, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लूट पद्धति को संरक्षक पद्धति यानी नौकरशाही भी कहा जाता है। यह प्रणाली अमेरिका में प्रचलित रही है, जो चुनावी समर्थकों को चुनाव जीतने के बाद राजनीतिक दलों द्वारा सरकारी पदों पर नियुक्ति करने से संबद्ध है। यह प्रणाली जो है प्रशासन के अपरिहार्य लूट को जो है प्रोत्साहित करती है, जिससे भ्रष्टाचार बढ़ता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गोपाल कृष्ण गोखले किस वर्ष अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के अध्यक्ष बने थे? तो ये बने थे 1905 ईस्वी में। ठीक है, 27 से लेकर के जो है 30 दिसंबर 1905 के मध्य जो है वाराणसी में कांग्रेस का 21वां वार्षिक अधिवेशन हुआ था। इसकी अध्यक्षता जो है गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी और बनारस अधिवेशन में गोखले को विपक्ष के नेता की उपाधि दी गई और इस अधिनियम में वे अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के अध्यक्ष भी नियुक्त किए गए थे। तो यहाँ पे भी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान निर्मात्री सभा का कानूनी सलाहकार कौन था? तो BN राव थे। यहाँ पे भी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। संविधान निर्मात्री परिषद, जिसको संविधान सभा कहते हैं, इसके वैधानिक परामर्शदाता यानी संवैधानिक सलाहकार BN राव थे। BN राव ने ही संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया था, जिस पर विचार एवं परिवर्तन करके प्रारूप समिति द्वारा संविधान सभा के समक्ष संविधान का मसौदा प्रस्तुत किया गया था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? तो प्रारूप समिति का अध्यक्ष जो था वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो BN राव थे। निर्देशन में तैयार भारतीय संविधान के प्रारूप की समीक्षा के लिए संविधान सभा ने जो है 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में 7 सदस्यों का प्रारूप समिति का गठन किया गया था। इस समिति के जो सदस्य थे, अंबेडकर अध्यक्ष थे, N गोपाल स्वामी अयंकर थे, KM मुंशी थे, AK स्वामी अय्यर थे, सैयद मोहम्मद सादुल्ला थे, BL मित्र थे। तो BL मित्र की मृत्यु हो जाती है, इनके स्थान पर फिर माधवराव सदस्य बने थे। और DP खेतान, इनकी मृत्यु भी हो जाती है, तो इनके स्थान पर कृष्णामाचारी सदस्य बने थे। तो कुल इसमें 7 सदस्य थे। तो यहाँ पे D ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान भारत को निम्नलिखित में से क्या घोषित करता है? तो राज्यों का एक यूनियन यानी समूह घोषित करता है। तो यहाँ पे C ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अनुच्छेद 1 के अनुसार जो है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। राज्य और उनके राज्य क्षेत्र में वे रहेंगे जो पहली अनुसूची में लिखा गया है। तो पहली अनुसूची में लिखा गया है कि भारत के राज्य क्षेत्र, और पहली अनुसूची में ये भी निर्देश दिया गया कि संघ, राज्य क्षेत्र
और ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाए समाविष्ट होंगे। ये सभी व्यवस्था जो है अनुच्छेद 1 में किया गया है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग में सही नहीं है, सुमेलित नहीं है? मौलिक अधिकार के बारे में दिया गया है। तो समानता का अधिकार किस में दिया गया है? 14 से 18 की दिया गया है, बिल्कुल सही है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 23-24 में दिया गया है, तो ये तो गलत है, ठीक है। तेईस 24 तक शोषण के विरुद्ध अधिकार है ना, धार्मिक स्वतंत्रता का नहीं है, ये शोषण के विरुद्ध अधिकार है। अनुच्छेद 23 और 24 जो है तक शोषण के विरुद्ध अधिकार की व्यवस्था की गई है, जिसमें मानव दुर्व्यापार एवं जो है बलाश्रम का प्रतिषेध अनुच्छेद 23 में किया गया है, और कारखानों एवं जोखिम भरे कार्यों में बालकों के नियोजन पर रोक जो है अनुच्छेद 24 में इसका वर्णन किया गया है। तो यहाँ पे कौन सुमेलित नहीं है? तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। ये 23-24 जो है ये शोषण के विरुद्ध अधिकार है, ठीक है। तो यहाँ पे आप बी वाला ऑप्शन सही कीजिएगा। और सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार 29-30 में है, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 है, ये भी सही है, ठीक है। तो यहाँ पे बी वाला जो है ये आपका सही सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से संबंधित है? अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से संबंधित कौन सा है? तो है अनुच्छेद 51, ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 के अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में अंतर्राष्ट्रीय और सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख किया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान किया गया है? निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान किया गया है किस अनुच्छेद में? तो है अनुच्छेद 324, ठीक है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत संसद, राज्य विधानमंडलों, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति पदों के निर्वाचनों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के लिए निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है कि संविधान संशोधन द्वारा केंद्रीय मंत्रियों की संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% पर सीमित कर दी गई है। तो ये था आपका 91वां संविधान संशोधन, ठीक है। 91वां संविधान संशोधन द्वारा जो है अनुच्छेद 75 एवं अनुच्छेद 164 में संशोधन करके मंत्रिपरिषद के आकार को निर्धारित कर दिया गया है। अब केंद्र तथा राज्य के मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की संख्या लोकसभा एवं विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती है, ऐसा बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। मूल संविधान जब बना था तो उसमें 8 अनुसूचियां थीं। कालांतर में संविधान संशोधन द्वारा जो है 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं अनुसूचियों को संविधान में शामिल किया गया। तो कुल मिलाकर के जो है 12 अनुसूचियां तैयार हुई। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा।